हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले जैसे सेल डिवीजन डिसेक्शन में है, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर रेवोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिंडल चेक पॉइंट्स इन द सेल साइकिल। ऑप्शन पहला है टू इंश्योर द डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीट, टू check for DNA damage before cell division, to regulate the transition from G2 to mitosis and M phase में, to ensure proper chromosome alignment and segregation during mitosis। ठीक है, तो to ensure the DNA replication is complete बिल्कुल नहीं, ये DNA replication किस फेज में होता है? S फेज में। तो S फेज का चेक पॉइंट क्या चेक करेगा कि DNA replication हमारा कंप्लीट है या नहीं है। टू चेक द डीएनए डैमेज बिफोर सेल डिवीजन, बिल्कुल नहीं, डीएनए डैमेज भी किस में होता है? G2 में होता है, क्योंकि S के बाद G2 है। तो G2 में दो चीजें होती है, एक तो डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जो बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स होता है उनका डुप्लीकेशन होता है, और डीएनए डैमेज को भी चेक करते हैं। तीसरा, टू रेगुलेट द ट्रांजिशन फ्रॉम G2 टू M फेज, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। स्पिंडल फाइबर्स हमेशा किसके लिए काम करता है? टू इंश्योर द प्रॉपर क्रोमोसोम अलाइनमेंट एंड सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइटोसिस। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, द स्पिंडल चेक पॉइंट्स मॉनिटर द अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टू द स्पिंडल ड्यूरिंग माइटोसिस, इंश्योरिंग प्रॉपर अलाइनमेंट एंड सेग्रीगेशन। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस फेज चेक पॉइंट। क्या करेगा? टू इंश्योर द डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट। ठीक है, ये इंश्योर करता है, और फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लीजिए एक बार, टू चेक द डीएनए डैमेज बिफोर सेल डिवीजन। डीएनए डैमेज को कौन चेक करेगा? कहाँ होता है ये? G2 में होगा। ठीक है, टू रेगुलेट ट्रांजिशन फ्रॉम G1 टू S फेज, बिल्कुल नहीं। टू इंश्योर प्रॉपर क्रोमोसोम अलाइनमेंट एंड सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइटोसिस, ये कौन से फेज में होगा? ये M या माइटोटिक स्पिंडल स्पिंडल चेक पॉइंट इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द S phase checkpoint monitor DNA replication to ensure that it is complete and accurate before the cell enter the next phase of the cell cycle. Okay. Now third question देख लेते हैं। During which phase of the cell cycle does DNA replication occur? During which phase of cell cycle does DNA replication occur? तो DNA replication किसमें हो रहा है? S phase में हो रहा है। तो इसमें कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेल साइकिल फेज ड्यूरिंग विच द सेल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस बाय ग्रोइंग एंड डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल इन इट। माइटोसिस में ग्रोइंग और डुप्लीकेशन सेल ऑर्गेनल्स किसमें होगा? किसमें? G2 फेज में। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो G2 फेज इज द प्रिपरेशन फेज बिफोर माइटोसिस इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। ठीक है, now next question है, G1 checkpoint also known as restriction point। अब restriction point को लोग कभी कभी क्या बुलाते हैं? R point बुलाते हैं। ओके, R point check points for किस लिए बुलाते हैं उसको? तो ऑप्शन है आपका डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीशन के लिए, क्रोमोसोम अलाइनमेंट के लिए, सेल साइज एंड एक्सटर्नल सिग्नल्स के लिए, डीएनए डैमेज के लिए। तो क्या चेक करता है रिस्ट्रिक्शन पॉइंट? तो बेसिकली हमने बताया था एक्सटर्नल सिग्नल्स, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सिग्नल्स को माइटोजेंस बोलते हैं, माइटोजेंस बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं। तो डिफरेंट सेल्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया आपका, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द G1 check points assesses whether the cell is large enough and receive proper signal to proceed within the cell division। Now नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि G2 चेक पॉइंट्स क्या इंश्योर करता है। G2 पॉइंट क्या करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीशन, दूसरा है क्रोमोसोम आर प्रॉपरली अलाइनमेंट, डीएनए डैमेज इज रिपेयर, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीशन। अच्छा, यहाँ से कंफ्यूजन मत हो जाना। G2 चेक पॉइंट्स तो ये चेक करता है कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट है कि नहीं, लेकिन G2 फेज में हमेशा क्या करना है कि हमको देखना है कि डीएनए डैमेज इज प्रिपेयर, मतलब डीएनए डैमेज नहीं होना चाहिए, वो रिपेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। चेक पॉइंट्स क्या चेक करता है, G2 फेज में क्या हो रहा है, इन दोनों को थोड़ा सा आपको अलग करना है, ध्यान देना है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है कि G2 चेक पॉइंट्स वेरीफाई द कंप्लीशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बिफोर एंटरिंग द माइटोसिस। नाउ नेक्स्ट टर्म है, क्वेश्चन है द टर्म होमोलॉगस क्रोमोसोम रिफर्स टू। क्वेश्चन का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे क्रोमैटिड दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब यहाँ क्रोमैटिड क्या होता है? देखो जब मेटाफेज में क्या होगा, जो हमारे एक क्रोमोसोम के हम लोग बात कर रहे हैं, एक क्रोमोसोम्स जो है 4 जो है स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड बोलते हैं। एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड बोलेंगे। और जो ये पेयर वाले क्रोमैटिड होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है, ठीक। जो दूसरे क्रोमोसोम होगा, जो दूसरा क्रोमोसोम होगा, अब ये भी क्या है? ये भी क्रोमैटिड है, लेकिन ये कैसा होता है? इनसे ये क्या होता है? डिफरेंट है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमैटिड दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब देखो क्रोमैटिड ये दोनों क्या है? एक ही क्रोमोसोम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको ऑप्शन को गलत मान के चलते हैं। दूसरा क्रोमैटिड दैट आर अटैच एट द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से तो सारे क्रोमैटिड अटैच होते हैं। क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द सेम पेरेंट। सेम पेरेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेम पेरेंट। सेम पेरेंट से क्या होता है? हमने आपको बताया 2 डिफरेंट पेरेंट होने चाहिए, एक फीमेल एक मेल होता चाहिए। लास्ट ऑप्शन क्या है? क्रोमोसोम विद द सेम जीन्स बट पोटेंशियली डिफरेंट एलील्स। यस, अब डिफरेंट एलील्स का मतलब क्या है? कि दो सेम जीन्स तो है, लेकिन दोनों क्या है? डिफरेंट एलील्स है। और इसलिए ऑप्शन क्या है आपका? डी इज द करेक्ट आंसर। और इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, तो इसका एक्सप्लेनेशन है आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम कैरी द सेम जीन्स बट मे हैव डिफरेंट एलील्स। इन होमोलॉगस क्रोमोसोम वन इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर एंड द अदर फ्रॉम द फादर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन आर प्रेजेंट एट कांस्टेंट लेवल थ्रू आउट द सेल साइकिल। अब देखो सेल साइकिल के लिए बेसिकली 2 तरीके के क्या है? प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं साइक्लिन्स और दूसरे को बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, उसको फॉर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीडीकेस। तो सीडीकेस लगभग क्या होता है? कांस्टेंट होता है, साइक्लिन चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम लोग बात करें G1 फेज हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो लेट G1 टू S होता है, वहां पर दूसरा साइक्लिन हो जाता है। फिर S फेज में एक साइक्लिन होगा, G2 टू M में एक अलग होगा और M में एक अलग होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। तो ये लेट जीवन, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि लेट जीवन से एस फेज में जाने के लिए आर पॉइंट यानी रजिस्ट्रेशन पॉइंट को आपको क्या करना पड़ता है? मतलब आगे आगे बढ़ाना पड़ता है। तो जीवन फेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे साइक्लिन डी होता है। साइक्लिन की अगर हम बात करें, साइक्लिन डी होता है। और सीडीकेज यहाँ पर क्या होता है? 4/6, यानी 2 तरीके के सीडीकेज काम करते हैं। लेट वाले में अगर हम देखें तो यहाँ साइक्लिन ई होता है, जो कि लेट जीवन से स्टार्ट होता है और यस तक जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? CDK2। अब CDK2 काफी देर तक जो है कांस्टेंट फॉर्म में रहता है, यानी यहाँ पर अगर देखिए एस फेज में तो यहाँ साइक्लिन ए लगता है और यहाँ पर CDK2 ही यूज हो रहा है। ठीक है, अब G2M में हमारा साइक्लिन ए तो यूज हो रहा है, मतलब साइक्लिन ए तो है ही, तो यहाँ पर CDK1 जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एम फेज में हमारा साइक्लिन बी होता है और यहाँ पर होता है CDK1। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं ज्यादा कांस्टेंट कौन सा है? हमारा CDKs। तो साइक्लिन हर फेज में क्या होता है? चेंज होता रहता है, और CDK लगभग क्या होता है? कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सेल साइकिल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका साइक्लिन। साइक्लिन मैंने बताया कि G1 में G1 टू S में, G2 में और S फेज में, M फेज में क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो साइक्लिन डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। तो सीडीकेज क्या है? कांस्टेंट लगभग रहता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सीडीकेज ही होना चाहिए। चेक पॉइंट काइनेजेस, काइनेजेस का मतलब होता है कि जब हम एटीपी का यूज करते हैं काइनेजेस में। ये सब P53 एक तरह का जीन है, अब इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे।
तो ऑप्शन जो है आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम इसको देखें, सीडीकेस आर प्रेजेंट एट रिलेटिवली कांस्टेंट लेवल, देयर एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाय साइक्लिन लेवल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडिंग साइक्लिन्स एंड रेगुलेटिंग द प्रोग्रेस ऑफ सेल साइकिल इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिग्रेडिंग की बात हो रही है, डिग्रेडेशन की बात हो रही है, तो हमेशा याद रखना है कि हर जो आपका फेज है, जैसे G1 है, एस है, G2 है, एम फेज है, फिर बीच में क्या है G1/S है, तो हर फेज में क्या है साइक्लिन बन रहा है। तो उस साइक्लिन्स को क्या करना है, जब डिग्रेड करोगे तो उसका लेवल कम होगा। तो डिग्रेडेशन के लिए हमको पता है कि यूबिक्यूटिन का जो हम लोग यूज करते हैं, तो इट इज द करेक्ट आंसर यूबिक्यूटिन लाइगेज। एक्सप्लेनेशन देख यूबिक्यूटिन लाइगेज टारगेट साइक्लिन फॉर डिग्रेडेशन रेगुलेटिंग सेल साइकिल स्टेजेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एंजाइम दैट फैसिलिटेट द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा ओके, डीएनए रेप्लिकेशन की बात हो रही है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए का अनवाइंडिंग कौन कराता है भाई? तो हमको पता है कि डीएनए कैसा होता है। अगर हम सिंपल प्रोकैरियोट्स की बात करें तो सर्कुलर डीएनए होता है वहां पर। एक सिंपल क्या होगा यहाँ पे, ओराई आएगा, ओराई के बाद ये क्या होता है, ओपन होना शुरू होता है। ठीक है, जब ये ओपन होगा तो हमेशा याद रखना है, जैसे जब ये ओपन होता है, पहला ओपन कौन कराता है, डीएनएज ए कराता है। ठीक है, तो डीएनए एज क्या करेगा, यहाँ पे आके बाइंड करेगा और रैपिंग करेगा, एटी रिच रीजन होता है तो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, सुपर कॉइलिंग हो जाती है। और इस सुपर कॉइलिंग को क्या कर, जैसे आप किसी रस्सी को खींचेंगे तो उसके बगल क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेस पड़ेगा। तो ये स्ट्रेस का मतलब क्या है कि ये सुपर कॉइल्ड हो गया। और इस सुपर कॉइल को कौन हटाता है, टोपो आइसोमरेज हटाता है। ओके, अब टोपो आइसोमरेज आ रहा है, उसको हटा दिए तो जो सुपर कॉइलिंग थी वो थोड़ा सा रिलीज हो गया। और उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे आगे को भी खोलना है, तो आगे भी खोलने का काम कौन करता है, यहाँ पे आके हेलिकेज करता है। ओके, अच्छा टोपो जब ये पहली बार ओपन होगा तो ओपन तो होता है ड्यू टू द डीएनएज एज, और जो एटी रिच रीजन होता है वहां पर फोल्डिंग होती है डीएनए की, उसकी वजह से होता है। उसके बाद टोपो आइसोमरेज आके क्या करेगा, जो स्ट्रेस है उसको हटाएगा, और फिर हेलिकेज आके क्या होगा, एक्टिवेट होगा। और हेलिकेज जैसे एक्टिवेट होगा तो हमारा जो डीएनए है वो फिर से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स आके बाइंड करते हैं। उस प्रोटीन्स को लोग क्या बोलते हैं, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स बोलते हैं। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, जो डीएनए की पेयरिंग है उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो अगर कंप्लीमेंट्री डीएनए है तो एक दूसरे को पेयर कर जाएंगे, तो उस पेयरिंग को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एसएसबी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। और हेलिकेज जब आगे बढ़ रहा होता है तो हेलिकेज के साथ क्या होता है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज भी आता है। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज क्या कराएगा, डीएनए का पॉलीमराइजेशन कराता है। डीएनए पॉलीमरेज में कई फंक्शंस होते हैं। अब ये बस इतना याद रखिए कि हेलिकेज क्या कर रहा है, हेलिकेज बेसिकली क्या रहा है, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए कराता है। और लास्ट में जो निक जो होता है, यानी फॉस्फोडाइस्टर का जो बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना होता है वो कौन कराता है, डीएनए लाइगेज कराता है। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज क्या कराएगा, आपका फॉस्फोडाइस्टर का बॉन्ड फॉर्मेशन कराता है। और हेलिकेज क्या करता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको क्या करता है, ये तोड़ता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल नहीं, तो क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज क्या कराता है, पॉलीमराइजेशन कराता है। दूसरा हेलिकेज, यस ये ऑप्शन सही हो सकता है, लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो हेलिकेज इज द करेक्ट आंसर। तो हेलिकेज क्या करा रहा है, अनबाइंडिंग डीएनए फॉर रेप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल साइकिल चेक पॉइंट दैट इंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन द मेटाफेज प्लेट इज। तो प्रॉपर अलाइनमेंट की हम लोग बात अभी कर ही चुके थे, थोड़ा पढ़ ही चुके थे। तो कौन कराता है भैया, एम्फेस में होता है। ठीक है, ये पहले ही एक्सप्लेनेशन अभी फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। तो एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं, एक्सप्लेन क्या लिखा हुआ है कि एम चेक पॉइंट्स, जिसको आल्सो हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिंडल चेक पॉइंट्स बोलते हैं, इंश्योर क्रोमोसोम आर प्रॉपरली अलाइंस ऑन द मेटाफेज प्लेट बिफोर प्रोसीडिंग टू एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन लीड टू द अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। तो हम लोग को जैसे पता है, जो जीन्स हैं जो बेसिकली ट्यूमर सेल्स में इन्वॉल्व होती है वो दो तरीके की जीन्स होती हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन,
और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर सप्रेशर जीन। ठीक है। अब नॉर्मली क्या होते हैं, ये क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है, और ये कैसा होता है, ये एक्टिव होता है। ठीक है। तो अगर हमको अनकंट्रोल सेल ग्रोथ करानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस जो प्रोटोऑन्कोजीन है इसको एक्टिव कराना पड़ेगा, और ट्यूमर सप्रेसर जीन को क्या कराना पड़ेगा, इनएक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो ऑप्शन है इसमें एक्टिव P15 प्रोटीन, reduce CDK activity, over active cycline, लास्ट है म्यूटेशन इन द ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो म्यूटेशंस की वजह से ये क्या होगा, जो एक्टिव है ये कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है इसका, लास्ट सही ऑप्शन है। तो एक्सप्लेनेशन में अगर हम लोग जाए, म्यूटेशन इन द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स लाइक P53, अब इसमें देखिए लिखा है एक्टिव P53, नहीं, इसमें क्या होगा, अगर ये इनएक्टिव लिखा हो कि इनएक्टिव P53, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है। कैन लीड टू द अनकंट्रोल सेल ग्रोथ, तो P53 है, P21 है, ये सारे क्या है, ये एक्टिव होते हैं, लेकिन इनको क्या करना होता है, इनएक्टिव करना होता है। इनएक्टिव क्यों करना है, क्योंकि ये सारे क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, और जब जब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में म्यूटेशन होता है, दे आर कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव, और इनएक्टिव होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो सेल साइकिल है उसका रेगुलेशन टूट जाएगा, दे बिकम द अनकंट्रोल सेल ग्रोथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच फेज ऑफ माइटोसिस डू सिस्टर क्रोमैटिड अलाइन एट द सेल इक्वेटोरियल प्लेट। जैसा हम लोगों ने पहले ही देखा है, ये हमेशा याद रखना है कि जो क्रोमोसोम अच्छे से विजुलाइज होता है वो कब होता है, वो मेटाफेज में होता है। तो मेटाफेज में ही क्या है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है, मैंने भी आप लोग को एक्सप्लेन किया था, ये क्या है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। तो अच्छे से अलाइनमेंट कहाँ होगा, इक्वेटोरियल प्लेट में अगर हम देखें तो वो मेटाफेज में होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ड्यूरिंग मेटाफेज सिस्टर क्रोमैटिड अलाइंस एट द मेटाफेजिक प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, अब एक चीज हमेशा याद रखना है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेल साइकिल में कब होता है, ड्यूरिंग मियोसिस लीड्स टू। अब देखो, जैसे हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ लिया, तो माइटोसिस में मैंने आपको बताया कि G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है और M फेज होता है। और M फेज में आपका क्या होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, और आपका लास्ट होता है आपका टेलोफेज। ठीक है। ये किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये माइटोसिस में कर रहे हैं। और माइटोसिस हमेशा याद रखना है कहाँ होता है, ये होता है हमेशा सोमैटिक सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में। जो दूसरा पूछा जा रहा है कि मियोसिस कहाँ हो रहा है, भैया मियोसिस होता है आपका, मियोसिस होता है आपके सेक्स सेल्स में। मियोसिस कहाँ होता है, सेक्स सेल्स में। ओके। अब जो मियोसिस होता है उसमें से जो अगर हम स्टार्टिंग की जो भी देखें फेजेस, वो लगभग सेम होता है, यानी G1 S और G2 लगभग क्या होता है, फेज सेम होता है। बस यहाँ पे क्या होता है, दो साइकिल चलती है, एक को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, RD रिडक्शनल डिवीजन, और दूसरों को एज लाइक जो माइटोटिक डिवीजन होता है वैसा होता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि या तो इसको हम लोग क्या, RD को हम लोग देते हैं मियोसिस फर्स्ट, नाम क्या देते हैं, मियोसिस फर्स्ट, और दूसरे जो माइटोटिक होता है, जो माइटोटिक जैसा होता है डिवीजन, वो होता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड। ठीक है। तो जो माइटोसिस फर्स्ट है उसमें जो प्रोफेज है, यानी मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज होता है, जो प्रोफेज होता है उसमें 5 फेजेस होते हैं। ठीक है। तो पहले को हम लोग बोलते हैं लेप्टोटीन, दूसरे को बोलते हैं जाइगोटीन, तीसरे को हम लोग बोलते हैं पैकेटीन, पैकेटीन, चौथे को हम लोग बोलते हैं डिप्लोटीन, और लास्ट होता है आपका डाइकाइनेसिस। अब प्रोफेज फर्स्ट हो गया, इसके बाद क्या आएगा, ये 5 प्रोफेज में 5 सब फेजेस होते हैं। इसके अलावा क्या हो जाएगा फिर, मेटाफेज सेकेंड, सॉरी मेटाफेज फर्स्ट, और हो जाएगा यहाँ पे एनाफेज फर्स्ट, लास्ट में टेलोफेज फर्स्ट। और टेलोफेज फर्स्ट के बाद फिर से क्या होगा हमारा, G2 फेज
होगा या नहीं होगा, बहुत कम में होता है या कुछ में होता है। उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है हमारा मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड में भी नॉर्मल में होता है, माइटोटिक जैसा होता है। तो यहाँ पे सिंपल प्रोफेज में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, प्रोफेज सेकेंड, फिर उसके बाद मेटाफेज सेकेंड, फिर उसके बाद एनाफेज सेकेंड, और लास्ट होता है आपका टेलोफेज सेकेंड। ठीक है। अब ये तीनों जब ये दोनों जब होते हैं, तो अब यहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहाँ होता है? तो जो प्रोफेज का ये पहला जो 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो पैकेटीन क्या होता है, पैकेटीन में हमारा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो जो जीन्स होते हैं उसमें रिकम्बिनेशन होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब जाइगोटीन फेज आता है, तो वहां पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आते हैं, ठीक है, ये क्या स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एससी, सिमेप्टोनोबल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आके जुड़ते हैं इस तरह से। मैंने बता रखा आप लोग को होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये चारों जुड़ते हैं। और ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं ना, कहीं कहीं क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद क्या करते हैं, जहाँ पे जुड़ते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं, या क्रोमोसोम पेयरिंग बोलते हैं। साइनेप्सिस होता है, साइनेप्सिस दो क्रोमोसोम जुड़ते हैं, वहां डीएनए का एक दूसरे से क्या करते हैं, जैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ तो वहां एक दूसरे का जो डीएनए होता है वो क्या कहेंगे, एक दूसरे को डोनेट कर देते हैं, मतलब रिकम्बिनेशन हो जाता है वहाँ पे। ठीक है। और जब ये रिकम्बिनेशन होता है, तो अब समझ में आ गया रिकम्बिनेशन का हो रहा है, तो मियोसिस में ही रिकम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है। और मियोसिस के किस पार्ट में हो रहा है आपके, और वो पार्ट है आपका पैकेटीन में हो रहा है। और जब ये मियोसिस यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जब कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट जो स्टेप था आपका डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में जहां पे जुड़े रह जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चेस मेटा। ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रिड्यूस डाइवर्सिटी ऑफ ऑस्प्रिंग। रिकॉम्बिनेशन से हमेशा जो डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज करती है, ये चीज हमेशा याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल गैमेट्स, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, आइडेंटिकल गैमेट्स नहीं बनेंगे। इंक्रीज जेनेटिक स्टेबिलिटी और इनहेंस जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो हम लोग देख लिए इसे क्या करेगा, इनहेंस जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज सिस्टर क्रोमैटिड अलाइन एट द मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये लेक्चर का एंड हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का जो है पार्ट देखते हैं। तब तक के लिए